नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भारत के संविधान विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें IAS, PCS एवं रेलवे परीक्षा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रहेंगे। ये वन लाइनर प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास पहला चैप्टर है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास। पहला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब दी गई थी? तो 1892 ईस्वी में जो अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम 1892, इस परिषद अधिनियम के तहत भारत के बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। अच्छा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की बात की गई थी। और अभी समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा एक परीक्षा करवाई गई है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि जो कोर्ट बना है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इम्पे महोदय थे। कौन थे? इम्पे। यह प्रश्न अभी पूछा गया है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा। वहीं भारत में संघीय न्यायालय की बात की गई है। किस अधिनियम के द्वारा बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय बना। अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1937 में स्थापित हुआ। सही सुमिलित करना है, देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति देना, वहीं गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये सुमेलित अपने आप हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। पिट्स भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत हुआ था। चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। 1919 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रांतों को कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र तथा राज्य केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यह कुछ विशेषताएं हैं जो कि प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन में कब बनाई गई? 1919 के अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम जो आया था जिसमें विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त है। वहीं भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव है। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया। वहीं भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन किस संविधान अधिनियम में है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान किया गया है। एक संघीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में थी। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वहीं 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसके पास थी? तो अवशेष शक्ति हमेशा गवर्नर जनरल के पास रहती है, तो गवर्नर जनरल इसका आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश का लिखित संविधान। चलिए अगला देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत के संविधान के जो अनुच्छेद दिए गए हैं, 200 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। वर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हो गया। 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। 1937 में जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बनाया गया।
एक निश्चित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या है? जहां तक अदालतों का दंडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। अर्थात इसका मतलब समझ लीजिए, इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त कर लिए। यह इल्बर्ट बिल है। इसका विरोध यूरोपियों ने बहुत किया, क्योंकि यूरोप कहते थे कि हमें ये काले लोग थोड़ी ना न्याय देंगे, तो इस पर विवाद हुआ था। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति जनसंख्या अनुपात थी 10 लाख प्रति व्यक्ति। कैबिनेट मिशन के सदस्य 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। इसके सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, 3 सदस्य का नाम याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान गठन किया गया था, 1946 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति कौन थे? हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी उपसभापति थे। वावेल योजना के अनुसार जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, इसका कारण क्या है? वावेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। कारण गलत है। भारत का बंटवारा तो करना ही चाहते थे अंग्रेज। कथन सही है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने किया था। भारत के लिए स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा के बारे में क्या क्या सत्य है, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे बड़ी समितियों की मदद से काम किया गया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। यह कथन सत्य है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे, यह भी सही है। यह बहुदलीय निकाय था संविधान सभा, यह भी सही है। चलिए, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। इस 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को एक नया संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान निर्माण के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जो कथन बोले जा रहे हैं सभी कथन सत्य हैं। पहला है कथन, पंडित नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आज इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित एवं अधिनियमित करते हैं, तो भारत के लोगों ने इसे आदेशित किया। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा कितने समय तक संविधान निर्माण हुआ? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सुमेलित हैं, इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी।
अध्यक्ष तो सभी को याद होता है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे नेहरू जी थे। संघ संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष हमारे पटेल जी थे, सरदार पटेल जी का नाम आता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? 6 अन्य सदस्य थे। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। याद रखिएगा, अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव जी ने ही तैयार किया था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया सांविधिक सभा द्वारा अपनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो अंबेडकर जी किस प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में आए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। याद रखिएगा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मनाया गया 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम अंगीकृत किया गया। कब एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट अंगीकृत किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था? ऑस्टिन का कथन है यह। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन का कथन है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। कितनी थी महिला सदस्य? 15। चलिए अगला, भारत पर विदेशी प्रभाव, संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, सबसे सर्वोच्च है। सबसे बड़ा कानून संविधान है। अन्य जो कानून बनेंगे वह संविधान के अधीन एवं अंतर्गत बनेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संरचना संयुक्त अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू लिया गया। भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। वहीं भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन होता है, ब्रिटेन में नहीं होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वह है संविधान का निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान का निर्वचन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। यह अमेरिका और भारत में समान रूप से है, व्याप्त है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वहीं अगला है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने की भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। यह कहाँ से लिया गया है? आयरिश गणतंत्र से लिया गया है।
मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध कौन से देश से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। जर्मनी के वीमर संविधान जर्मनी में लागू होता है, वहाँ से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तो हमें पता है आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया। लॉ ऑफ रूल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक पुनर्जीवित रखना। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है, विचार के लिए रख सकता है। तो किस देश से यह लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उपनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कौन से देश से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन सरकार से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं यह रूस से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य 51 का में वर्णित हैं, रूस से लिए गए। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, कथन सही है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों सही हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल सही। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका से, लिखित संविधान बनना प्रारंभ हुआ था। कुछ अनुसूचियां हैं भारत के संविधान की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 450 आर्टिकल हो चुके हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं। भारत के संविधान के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और कुल 12 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां थीं, अब 12 हो गई हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में निहित है। चलिए आइए कुछ मिलान के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। राज्य के बारे में भाग 6 के बारे में वर्णित है। वहीं नई राज्यों का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A में इसका वर्णन किया गया है। 323A प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिक्रमा की गई है, भाग 9 में है। राज्य, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्यों के नाम की सूची तथा उस राज्य के क्षेत्र की सूची के बारे में बताता है। पहली अनुसूची में राज्यों का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। वहीं भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को चौथी अनुसूची व्याख्या करती है। चलिए, यदि भारत में एक नए राज्य का निर्माण करना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया गया। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष दिया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। वहीं 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगला और मिलान करने के लिए 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शक्तियों का वितरण दिया गया है। वहीं 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन दिया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून 1985 में लागू हुआ था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसी के तहत। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूचना है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में आपराधिक मामले भी आते हैं। भारत के में समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा भी आती है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वन समवर्ती सूची का विषय है। डाक बचत पत्र संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। चलिए, केंद्र सूची में जनगणना आपकी आ गई।
राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, संवर्धित सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, यह संवर्धित सूची का विषय है। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय हैं, केंद्र के अधीन होते हैं अवशिष्ट विषय। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की एक अनुसूची में दल बदल का वर्णन किया गया है, 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में उल्लेख है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है, बीमा जनगणना संघ सूची में उल्लेखित है। वहीं रक्षा, विदेश मामले, रेलवे या संघ सूची के विषय हैं। वहीं 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची का विषय राज्य पुलिस हैं, पंचायती राज भी राज्य विषय सूची का विषय हैं। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, इस पर प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। 6वीं अनुसूची में जिन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। वहीं 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण किया गया है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इसके तहत किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 117 के बारे में जान लेते हैं। वित्त विधेयक है, या राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक के बारे में एक अनुच्छेद 117 में वर्णन किया गया है। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। यह सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ और अनुच्छेद होंगे इंपॉर्टेंट, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में और संविधान में संशोधन करने वाला अनुच्छेद 368 है। 368 के तहत संविधान संशोधन की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 2 में नए राज्य को शामिल करने की बात की गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णन है। गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 11 में यह वर्णन किया गया है कि 111 में यह वर्णन किया गया कि राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा, तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। चलिए अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया, जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। अनुच्छेद 155 किसका वर्णन करता है? राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति का वर्णन करता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन करता है। 330 में किसका वर्णन है? ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का वर्णन किया गया है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वर्क है उसके बारे में 320 में वर्णन किया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 360। चलिए अगला प्रश्न है, मिलान किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बारे में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 315 में
संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 वित्तीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। वहीं अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हम जानते हैं कि रिट जारी करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला, संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 41 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो कि कार्य करने का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 42 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियों के बारे में वर्णन करता है। वहीं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में वर्णन करता है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4.1 मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9.1 नगर पालिका से संबंधित है। चलिए, पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 का में, सहकारी समिति भाग 9 खा में इसका वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में है। भाग 17 राजभाषा के बारे में है। भाग 18 आपात उपबंध भाग 18 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। शासन व्यवस्था पे आते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। क्या है इसकी परिभाषा? क्या है? भारत जो देश है वह अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। अपने मामलों का निपटारा वह स्वयं करेगा। विदेशी शक्तियों के अधीन एवं अंतर्गत अपने मामलों को वह नहीं निर्धारित करेगा। यह भारत की संप्रभुता की परिभाषा है। संप्रभु देश कहा गया है भारत को। वहीं भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है वह संसदीय शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, इसका वर्णन है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संसदनात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही। जब तक मंत्रियों को संसद लोकसभा में विश्वास रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो 2 कथन सही हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अमेरिका में ऐसी शासन व्यवस्था है। भारत में राज्य व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? लक्षण यह है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। वहीं संसदात्मक रूप से सरकार का गठन होता है। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। वहीं अगला कथन यह भी सत्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जो कि अनुच्छेद 36 से 31 में इसका वर्णन किया गया है। कल्याणकारी राज्य की बातों का वर्णन किया गया है। चलिए, भारतीय राजतंत्र की विशेषता है कि संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है भारत की, विधि का शासन भारत में लागू है। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यह वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। क्या है? एकल कार्यपालिका। आगे चलते हैं। भारत में
प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय विधि निर्धारित होता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से यह परिसंघीय निर्धारित होता है। भारतीय संविधान क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लचीला क्यों है? क्योंकि संविधान में कुछ नए राज्यों के गठन, उसका निर्माण करना, नाम बदलना बहुत सरल है, वहीं कुछ संविधान संशोधन बहुत कठोर हैं, इसीलिए इसके संविधान को कठोर और लचीला कहा गया है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा नहीं होती है ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में, भारत में होती है, अमेरिका में भी होती है। चलिए, कथन बोलता है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सही, कथन सही है। कारण क्या? उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण क्या है? इंपॉर्टेंट है। संघीय लक्षण यह है कि केंद्र राज्यों के बीच शांति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह संघीय लक्षण है। एकात्मक लक्षण क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक लक्षण है, केंद्र करता है लेकिन राज्यों पर थोपा जाता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, यह सब एकात्मक व्यवस्था की बात करती हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। यह झुकाव केंद्र के प्रति है। कथन और कारण पर चर्चा करते हैं। भारत में का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल कथन सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी हो गई है। कथन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रखते हैं, बिल्कुल सही कथन है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये दो कथन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही। कारण क्या है? भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है, कारण गलत हो गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी विविधता के में से एक राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना है, कथन सही है। अब आइए कारण देखते हैं। विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, कथन कारण सही है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? क्योंकि 200 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए बड़ा है यह। वहीं संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान इसमें निहित है। कथन है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कथन बिल्कुल सही है, अर्ध संघात्मक कहा गया है। कारण क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही व्याख्या की गई है। अब आइए कुछ कथन दिए गए हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ऑस्टिन महोदय जी ने कहा था। ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ऑस्टिन महोदय ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, केसी व्हीलर ने कहा था। केसी व्हीलर का एक और कथन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, केसी व्हीलर का यह भी कथन है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, अंबेडकर जी का यह कथन है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है। भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है, भारत एक संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, भारत में संघीय नीति यहाँ पारित की जाती है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वशक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है, ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो, प्रतिनिधित्व करती हो, या गणतंत्रीय अवधारणा पर आधारित है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावशाली प्रतिबंध लगाती है, यह संवैधानिक सरकार का प्रावधान है। चलिए
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। 3 प्रश्न हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति संसद में निहित है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन, भारत है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्य का संघ होगा। नए राज्य के निर्माण के बारे में क्या कथन सही है, ध्यान से सुनिए। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची चौथी अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में एक तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इससे राज्य विधान मंडल को निर्दिष्ट न कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं का या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना है। जो नए राज्य पारित होता है वाला विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए नए प्रश्न पर देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, राज्य को क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, यह सब नए राज्य को बदलने संबंधित है। चलिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। भारत में संघ शासित प्रदेश देखिए 7 दिखाया गया है, अब इसकी संख्या बदल गई है। 28 राज्य हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 9 थे, इसमें दादर नगर हवेली और दमन को मिलाकर 1 कर दिया गया, इसलिए 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। याद रखिएगा, यह अपडेट हुआ है, 7 ना होकर अब ये 8 हो गए हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थान कितने हैं? 20 आरक्षण हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। इसमें कितने राज्य बने? 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे अपडेट कर लीजिएगा, यह गलत है। चलिए आगे आइए। इधर देखिए, राज्यों का गठन का वर्ष और राज्य का नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में की थी। यह पहला भाषाई आधार पर गठित वाला राज्य है, 1953 में स्थापित। हरियाणा 1966 में इसका गठन का वर्ष है। हिमाचल प्रदेश 1971 में, सिक्किम 1975 में इसकी स्थापना हुई। नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में यह भारत का राज्य बना। हरियाणा 1966 में, महाराष्ट्र की स्थापना का वर्ष है 1960 में, राजस्थान की स्थापना का वर्ष 1976 में है। चलिए, कुछ सही कथन है, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही। चलिए, उल्फा उग्रवादी संबंधित है असम से। कहाँ से संबंधित हैं? असम से। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के मध्य है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 19 दिसंबर 1953 को की गई थी। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। भाषाई राज्य पर कब गठन हुआ? 1953 में इसकी का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश की। चलिए अगला प्रश्न है, मूल अधिकार चैप्टर है। क्योंकि मूल अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन दिया गया है मूल अधिकारों का। सबसे पहला प्रश्न एक स्टेटमेंट है मूल अधिकार का। भारत के संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, ये याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट ने मूल अधिकार को शामिल करने के लिए समर्थन किया था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 232 के तहत
मौलिक अधिकार के संबंध में संरक्षण देता है। वहीं उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत संरक्षण देता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार क्या हैं? आपात स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। जब आपातकाल लगता है तो इसे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं। 12 से 35, 36 बोला था शायद मैंने, 12 से 35 हैं। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधायन सत्ता का पूर्णतः नियंत्रण है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता का अधिकार की बात की गई है। वहीं शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सुविधा दी गई है। अनुच्छेद 15(5) में इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 15(5) में यह संविधान में वर्णित किया गया है। वहीं कथन कहता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही कथन। समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित होगी, यह भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है, कथन करना दोनों सही हैं। वहीं अनुच्छेद 13 क्या कहता है? संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। क्या? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकार के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है? 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं भारतीय न्यायालय में समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने को हेतु सक्षम है। पहला, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, वहीं संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना, यह मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम है भारतीय संविधान। चलिए, समानता के अधिकार के अधीन हम धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। इससे वर्गीकृत किया गया समानता के अधिकार पर। अनुच्छेद 15 समता के अधिकार की बात करता है। वहीं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है कानून के समक्ष समता, सामाजिक समता, अवसर की समता, इस तरह की समता वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। वहीं भारत में अस्पृश्यता निवारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं? कानून बनाकर उपाय किया गया है, शिक्षा द्वारा, उन्नति द्वारा उपाय किया गया है, जन जागरण के द्वारा उपाय किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मौलिक अधिकारों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। चलिए, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन यह प्रेस की आज़ादी किस संविधान के अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन के अंतर्गत नहीं आता। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यह नहीं आता है। चलिए, नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता अवांछनीय आलोचना के कारण। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। मेनका गांधी का केस में यह आया था। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार
निकल के आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपण रखने का धारण करना और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, यह सब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार का। सिखों द्वारा कृपा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग होगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ मिलान करना है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 26 क्या करता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26। वहीं फिर से मिलान करना है। अनुच्छेद 23 फिर से मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करता है, जिसमें रिट के बारे में, जैसे रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। चलिए, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? अनुच्छेद 30 में सुरक्षित है। अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार दिया गया है वह मौलिक अधिकार है। चलिए, कुछ मिलान भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं, उस पर मिलान करना है। मिलान है ये। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म अधिकार आदि के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में विभेद नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16(2) के बारे में वर्णन है। इसमें 7 आधारों पर विभेद न करने की बात की गई है, जिसमें वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि, उद्भव आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 29(2) में क्या वर्णन किया गया है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, भाषा इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 30(a) में क्या बताया गया है? सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्था स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1). अनुच्छेद 31 से किसी भी व्यक्ति के कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 31(1) में है। मौलिक अधिकार का संरक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं हम अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए, कथन सही है, यह सभी कथन सही है, ध्यान से सुनिए। के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। सही। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला है टॉपिक, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। चलिए, कथन है संविधान के अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल सही कथन। कारण क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी रूप से प्रावधान करता है। बिल्कुल सही। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत 51 का जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय के संविधान में समावेशित किया गया था। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि भारत संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के मौलिक ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती है। वहीं इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 करता है। कौन करता है? 23 करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण के बारे में बताता है।
वहीं 21 शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रावधान करता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद ने दे दिया। बुनियादी ढांचा सिद्धांत किस वाद में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया था। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, अब वह 44वां संविधान संशोधन करके 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा देखिए दिया गया है। चलिए आगे आइए। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है वर्तमान में। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता समान आवास का अधिकार, आवास नहीं प्रदान करता, समान आवास का अधिकार। चलिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार में जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, 14 से 18 5 अनुच्छेद हैं। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधियों के समान संरक्षण। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। विदेश यात्रा के अधिकार को मान्यता दी है मौलिक अधिकार के रूप में। वहीं आवास के अधिकार के रूप में इसमें डाउट है, इसे हटा दीजिए। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करना कोई विधिक उपबंध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपबंध करता है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलिए, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 16(2) में दी गई है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की। किसकी मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है। ये देखिए वर्णन किया गया है इधर। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में प्रदान करता है। वहीं 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20(3) क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20(3) पर चर्चा करते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) यह कहता है। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किया गया? दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड और अभिसमय से संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति को दोहरा दंड अर्थात किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 22 से। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। वहीं वह प्रलेख जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया। याद रखिएगा, 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान के द्वारा। वहीं 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, वहीं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम के उपयोग को निर्धारित किया गया है। निषिद्ध अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। यह एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अब आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक,
लोकतंत्र की स्थापना करना यह उद्देश्य है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुरक्षित निश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है, सिद्धांतों का उद्देश्य है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कथन सही है, सभी कथन सही है, ध्यान से सुनिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह भी कथन सही है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सरकार अनुपालन में नहीं लाती है तो आप इसके एवज में न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व वादयोग नहीं है। वहीं भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात कोई भी कानून बनाना होगा तो डीपीएसपी के अनुसार ही कानून बनाना होगा, है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के में सुनिश्चित करता है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है यह समान कार्य के लिए समान वेतन। पंचायती राज व्यवस्था, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का तत्व है। अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अनुच्छेद 40, अगला प्रश्न यही है। अनुच्छेद 40 देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का गठन के बारे में बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से के संवर्धन से संबंधित प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 43 काम में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अनुच्छेद 48 एक पर्यावरण संरक्षण की बात करता है 48 का। वहीं भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में वर्णित है। वहीं संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है, बच्चे, स्त्रियां और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या बात करते हैं? जो कि मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसमें दो, मद्य निषेध और गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, यह तीनों गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। पर्यावरण संरक्षण होगा तभी तो स्वच्छता आएगी और गांधी जी स्वच्छता के प्रतीक हैं। वहीं गौ संरक्षण, गौवध को रोकने के बारे में गांधी जी प्रयास करते हैं। वहीं मद्य निषेध, शराब की बंदी के लिए गांधी जी प्रयासरत थे। गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। गांधीवादी सिद्धांत और राज्य के नीति तत्वों में प्रतिबिंबित है। ग्राम पंचायत को संगठित करना, ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना करना, अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। यह सब गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। राज्य के नीति सिद्धांतों में वह जिसके बारे में संविधान शांत है, पूर्ण शिक्षा के बारे में शांत है। राज्य के नीति तत्वों में संविधान संशोधन करके फ्री लीगल एक्ट को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। राजनीति के नीति निर्देशक तत्व राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार मिले, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। के.टी. शाह ने यह कथन दिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, यह के.टी. शाह का कथन है। चलिए अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, दूसरा नियोजन प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से प्रभावित होते हैं, हुक्म चलाने की इच्छा से प्रबल इच्छा से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। वहीं केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना संविधान के अनुच्छेद 261 से 68 से 281 के अंतर्गत की गई है।
भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्यवस्थाओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। एक संघीय व्यवस्था में सम्मिलित है, क्या है सम्मिलित है? राज्य और संघ के बीच संबंध, राज्य के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। वहीं केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। 3 सूचियां शक्ति के वितरण को विनियमित करते हैं, अनुच्छेद 245 से 246। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो राज्य सूची के विषय में संसद शक्ति कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रावधान प्रवृत्त नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय होते हैं। केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित हैं 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्ति का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए भाग 11 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दे दिया गया है। केंद्र राज्य को विशेष रूप से मुंसिपल संबंध कहा गया है। वित्तीय मामलों पर राज्य में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। आइए आगे देखते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संवैधानेतर और विधितर संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। राष्ट्रीय विकास परिषद अभी खत्म कर दी गई है, योजना आयोग खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग का गठन कर लिया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय परिषद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठन किया गया है? 263 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? कुछ सुमेलित कुछ कथन है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्र सरकार के अधिनिर्णय की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो ये सब सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े पर केंद्र सरकार का अधिनिर्णय की शक्ति देता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल नीति 1987 में क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून के तहत होता है। कथन है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि कारण है राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। बिल्कुल सही कहा गया, व्याख्या भी सही है। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगा सकता है और ना एकत्रित कर सकता है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अनुच्छेद 265 में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाता है, ना ही एकत्रित किया जा सकता है। सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए केंद्र राज्य के बीच संबंधों की जांच करने के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र राज्य के बीच परस्पर संबंधों से संबंधित है। कथन है सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही। कारण क्या है? जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रावधान करता है।